हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज तिवारी और आज आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी मैथ का बहुत ही जबरदस्त सेट मैं लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, आप पूरा सेट को एक बार जरूर बनाएं। एक बार पूरा सेट को बनाएंगे, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है कि ये मेरा सेट कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मोटर बोट का चाल दिया गया है तो मोटर बोट को हम लोग x लेते हैं और x बराबर दे दिया गया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें धारा का चाल हम लोग y लेते हैं, y बराबर दे दिया गया है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से निकाल लिया जाए कि धारा की दिशा में चाल क्या होगा। धारा की दिशा में चाल क्या होगा, तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26.5 हो गया। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, यानी कि x माइनस वाई, तो 22 में से जब 4.5 हम घटाएंगे तो हो जाएगा 17.5 हो जाएगा ये। अब यहां से हम निकालते हैं कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी जाने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में गया है 70 किलोमीटर, तो विपरीत दिशा में जाने में समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई बराबर 17.5 हम निकाल चुके हैं। यही दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। यहां से कैलकुलेशन हम करेंगे, ये देखिए पॉइंट से पॉइंट, ये तो बैलेंस हो गया। अब आगे हम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो 53 5 हो जाएगा, 53 से 5 बार में ये कैंसिल हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो गया। यानी क्या बचा, इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर क्या बच गया 2, यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया समय का 1:2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी में जरूर छपने वाला है, बशर्ते डिजिट चेंज होगा। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आपको श्योरली मिलने ही मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 है। 30 लड़कों की औसत आयु 15 है, तो 30 लड़कों की जब औसत आयु 15 है तो 30 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। 30 लड़कों का औसत 30 लड़कों का औसत 15 है। 15 है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी टोटल आयु का योगफल हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर आगे क्या कह रहा है कि एक लड़के ने जिसकी आयु 20 बरस से कक्षा छोड़ दी, तो जब कक्षा छोड़ दी तो यहाँ कितने छात्र बच गए। अब 29 छात्र का कुल आयु कितना हो जाएगा, 29 छात्र का कुल आयु हो जाएगा, जबकि एक छात्र जो 20 बरस वाला था इसमें से घटा देंगे तो 29 छात्र का आयु का योगफल 430 हो गया। कितना हो गया, 430 हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि 2 और लड़के कक्षा में जब आ गए तो उनकी आयु में 5 बरस का अंतर है। जो दो लड़के आए हैं उनकी आयु का अंतर कितना है, 5 बरस का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 बरस है, तो पहले क्या था, 30 लड़का था, एक लड़का छोड़ करके चला गया तो 29 को बच गया था। अब वहां पर 2 आ रहा है, तो जब 2 को आ गया तो कितना छात्र हो गया, इसमें 31 छात्र हो गए, और 31 छात्र का औसत भी दे दिया गया, कितना दिया है 15 दिया है। तो 31 छात्र का कुल आयु कितनी हो जाएगी, 31 छात्र का कुल आयु यानी औसत गुने संख्या हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46, 465 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देंगे 29 छात्र, यहाँ पर टोटल 29 छात्र है और यहाँ पर टोटल 31 छात्र है। तो जब 29 को में से 31 को घटाएंगे तो जो 2 छात्र आए थे, 2 छात्र यानी जो नए 2 छात्र आए थे, नए 2 छात्र का कुल आयु कितना हो गया, नए 2 छात्र का कुल आयु क्या हो जाएगा, तो 430 में से 465 को घटाएंगे, बराबर में मिल गया
35 मिल गया। और जो 2 नए छात्र आए थे, एक जो छात्र है दूसरा से 5 बरस बड़ा है, यानी 5 बरस का अंतर है, तो छोटका x बरस आता है, तो बड़का कितना हो जाएगा x + 5, जबकि दोनों का फल कितना है 35 है। यहां से आगे कैलकुलेशन करते हैं तो x हो गया 2x + 5 है, तो इधर -5 हो जाएगा, तो बराबर हो गया कितना 30। इधर +5 है तो -5 करेंगे तो 35 में से 5 घट गया, 30 मिल गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया 15 बरस हो गया। तो छोटका था हमारा x और बड़का था x + 5। किसका आयु पूछा है, तो छोटा वाला का आयु पूछा है, यानी छोटे वाला का आयु क्या हो गया 15 बरस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आरआरबी के अगर एग्जाम में बैठना है तो एक बार आप पूरे एवरेज चैप्टर को खोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज चैप्टर का पूरा आप रिवीजन कीजिए, 1 नंबर श्योरली आपको उससे मिलने वाला है। तो आज 1 नंबर का जंग आपको हर हाल में जीतना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको मैं इतना आसानी से आज बताने वाला हूं, और वो भी डायग्राम के साथ में, बेसिक रूल के साथ में बताने वाला हूं, ताकि आज के बाद ये रेलगाड़ी का जो भी स्टॉपेज वाले प्रश्न है नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन एम से 2 बजे स्टेशन एन की ओर चली। चलिए इसको पहले हम फिगर डायग्राम से चलते हैं, इसको डायग्राम से हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया स्टेशन एम हो गया ये, और स्टेशन एन हो गया ये। क्लियर है, यहाँ पर स्टेशन है, 2 गो स्टेशन है, स्टेशन एम हो गया और स्टेशन ए हो गया। यहां से क्या हुआ कि एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी एम से एन की ओर चल रही है, और कितना बजे चली 2 AM में रेलगाड़ी चालू हुई। 2 AM में रेलगाड़ी ए जो है, इस रेलगाड़ी का नाम दे दिया गया ए रेलगाड़ी, एम से एन की ओर 2 बजे चालू हुई। फिर आगे क्या कह रहा है, एक दूसरी रेलगाड़ी बी एन से, एक दूसरी रेलगाड़ी इसका नाम दे दिया गया है बी, ये 4 AM यानी 4 AM में ये चालू हुई है, 4 AM में ये एन से चालू हुई है और एम की तरफ जा रही है। फिर आगे कह रहा है कि रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, तो कितने बजे मिलेगी यानी समय आपसे पूछा गया है। और क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी ए स्टेशन एन पर 5 बजे पहुंचती है, ये कितना बजे चली थी, ये 2 बजे चली थी, और यहां पर कितना बजे पहुंची 5 बजे पहुंची, यानी ये समय कितना लिया, समय ले लिया ये 3 घंटा। समय कितना लिया 3 घंटा ए रेलगाड़ी ने समय लिया। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी रेलगाड़ी एम स्टेशन पर 9 बजे पहुंची। जो बी रेलगाड़ी 4 बजे चली थी और यहां पर कितना बजे पहुंची 9 बजे पहुंची, यानी कि बी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या था 5 घंटा समय इसका था। क्लियर है इतना। अब यहां से ध्यान देंगे, एम और एन स्टेशन का डिस्टेंस दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो डिस्टेंस यहां मान लिया जाए कि d किलोमीटर का डिस्टेंस था, डिस्टेंस d किलोमीटर का डिस्टेंस था। जब d किलोमीटर का डिस्टेंस था तो इसका चाल क्या हो जाएगा जी, क्योंकि d किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटा में तय किया, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल, पहली ट्रेन का, ट्रेन ए का। दूसरी ट्रेन का बात किया जाए तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो इसका चाल हो जाएगा, टोटल d किलोमीटर का डिस्टेंस को 5 घंटा में तय किया है, यानी कि d बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन का चाल हो गया। ये पहली ट्रेन का चाल, ये दूसरी ट्रेन का चाल। क्लियर है। अब यहां से ध्यान देंगे, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों रेलगाड़ी कब मिलेगी बराबर जब निकालना है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समय निर्धारित कीजिए जब से दोनों रेलगाड़ी ने आपस में आना, जब से दोनों रेलगाड़ी ने आपस में मिलना प्रारंभ किया। तो ये रेलगाड़ी 2 बजे चली थी और ये रेलगाड़ी 4 बजे चली थी, तो मिलने का काम कब से जारी हुआ, 4 बजे से ही जारी हुआ, क्योंकि ये तो 2 बजे से चली, तो 2 बजे चली 3 बजे, 2 घंटा तो अकेले चली ना जी। जो ए रेलगाड़ी थी 2 घंटा अकेले चली है, और ये जो बी रेलगाड़ी है ये 4 बजे से चलना प्रारंभ किया, तो मिलने का काम कब से जारी हुआ, 4 बजे से जारी हुआ, यानी कि 2 घंटा तक, 2 घंटे में ए द्वारा तय दूरी निकाल लिया जाए। 2 घंटे में ए द्वारा तय दूरी निकाल लीजिए, तय दूरी निकाल लिया जाए, तो ए जो है, ए का चाल कितना है, ए का चाल है d बट्टा 3 चाल है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है
चाल गुना समय, यानी कि दूरी कितना हो गया, तो 2/3d ये दूरी ए रेलगाड़ी ने तय कर लिया था, यानी कि इतना दूरी सपोज डेट ए रेलगाड़ी ने इतना दूरी तय कर लिया था। अब शेष दूरी कितना बच गया, शेष दूरी जिसके बीच में, शेष दूरी जहां दोनों मिलेगी बराबर हमको निकाल लेना है। तो d/2/3d तो तय कर ली, तो d में से हम क्या करेंगे, 2/3d को यहां पर माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा कितना मिल गया, 1/3d हमारा मिल चुका है। 1/3 हमारा डिस्टेंस मिल चुका है। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी तो हमारा मिल चुका है कि इस दूरी में दोनों रेलगाड़ी मिलने वाली है। चाल क्या होगा, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का चाल क्या होगा, दोनों का चाल जुटेगा। तो टोटल चाल मेरा क्या हो जाएगा, तो पहला का चाल है d/3, दूसरा का चाल है d/5, दोनों को यहां पर हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा चाल कितना हो जाएगा, 8d/15 हमारा टोटल चाल हो जाएगा, यानी कि 8d/15 हमारा टोटल चाल हो गया। अब यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन हम करेंगे तो d से d हमारा कैंसिल हो गया, d से d हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 15 बट्टा हो जाएगा 3 गुना 8 हो जाएगा। आगे यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 3×5 = 15 हो गया। ये तो 5/8 घंटा मिला है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग करते हैं, 60 से भाग करते हैं तो ये कटेगा 4 दूनी का 8, 4 से कटेगा 15 बार में, यानी 15×5 = 75/2 आ गया। कितना आया, 75/2 मिनट आया है। तो 75/2 मिनट कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 37 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। मिलने का काम कब से जारी हुआ था, 4 बजे से जारी हुआ था, और मिली कितना समय बाद, तो 37 घंटा 30 मिनट में मिली। तो कितना बजे मिल गई, तो मिल गई कब, तो 4:37 और 30 सेकंड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार ये रेलगाड़ी मिली। तो दोस्तों इसको मैं विस्तार से इसलिए बताया कि इस टाइप का प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, और जब मैं सेकंड वर्जन इसका लेकर के आऊंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12, रेलवे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में मैं एक प्रश्न फिर से डालूंगा, ताकि आपको आने वाले प्रश्नों में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का बार बार पूछा हुआ प्रश्नों का ये संग्रह है। आगे देखिए दिया गया है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या, देखिए इसमें टोटल सिरों की संख्या दे दिया गया है, टोटल सिरों की संख्या दे दिया गया है, और आगे कह रहा है कि मुर्गियों एवं गाय के पैरों की भी संख्या दे दिया गया है। तो गायों की संख्या निकाले। तो गायों की संख्या पूछा गया है, यानी कि 4 पैर वाला का संख्या आपसे पूछा गया है, गाय की संख्या पूछा गया है। तो 4 पैर वाला का जब संख्या पूछा जाएगा तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि पैर की संख्या में से माइनस करेंगे क्या, जब 4 पैर वाला का पूछा रहेगा तो 2 गुना सिर करेंगे, 2 गुना सिर करेंगे और बटा में 2 करेंगे। करेंटली बहुत ही आसानी तरीका से ये पैरों और सिरों की संख्या वाला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 पैर वाला का पूछता तो 4 गुना सिर कर देते हैं यहां पर। चलिए यहां पर पैर कितना है जी, पैरों की संख्या 142 दिया हुआ है, -2 इंटू सिर, तो 50 गुना 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 42/2 को हम क्या लिखेंगे, 42/2 को क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में करीब करीब पूछे ही जाते हैं। दिया गया है, यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण, तो अंतःकोण यानी कि एक अंतःकोण दिया गया है, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है जी, प्रत्येक अंतःकोण होता है n-2 इंटू 180/n। प्रत्येक अंतःकोण बराबर ये होता है, बराबर में क्या दिया गया है, 170 दिया गया है। 10 से 10 यहाँ कट किए, अब ये हो जाएगा 18n-18 दूना 36 बराबर n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, n यहाँ मल्टीप्लाई होगा। दिवाकर मिनिमाइज पेज हुआ है।
ना एग्जिट नहीं हुआ, हाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17n हो जाएगा। n वाला वैल्यू एक साइड करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 36, यानी भुजाओं की संख्या कितनी थी, तो 36 थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं जो ही ये मिनिमाइज हो गया था तो हमारे टीम के ये जो आप देख रहे हैं जितनी भी व्यवस्था है, दिवाकर जो कि पूरा मैनेजमेंट, जो ये आप टाइपिंग देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग का मैनेजमेंट है, जो भी है सारा मैनेजमेंट दिवाकर के हाथ में है। यानी कि जो भी आप देख पा रहे हैं तो मुख्य भूमिका इसमें दिवाकर का ही है। एक दिन मैं आपको सामने भी लेकर के आऊंगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न में दिया गया है, एक मोटर का पहिया 1000 बार घूमने पर 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। तो पहिया कैसा होता है, पहिया गोलाकार होता है। तो पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो वृत्त का व्यास उसको बोलेंगे, सॉरी वृत्त का परिधि बोलेंगे। पहिया का एक चक्कर बराबर वृत्त का परिधि। तो एक चक्कर बराबर कितना हो जाएगा, एक चक्कर बराबर हो जाएगा क्या, एक चक्कर बराबर हो जाएगा कुल दूरी, एक चक्कर बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल चक्रों की संख्या, कुल दूरी बटा कुल चक्रों की संख्या हो जाएगा। और एक चक्कर को क्या बोलेंगे, 2πr, परिधि होता है ना जी। 1 0 से 1 0 यहाँ कट करेंगे, यानी 44 बट्टा ये हो जाएगा 100 होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, यानी कि 22 बट्टा 60 वैल्यू पुट करेंगे और 44 बट्टा 100 हो गया। 22 दूना 44 से 44 कैंसिल। और r बराबर अब क्या हो जाएगा, अब r बराबर आपको निकालना है, यानी कि r बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 100। क्या हो जाएगा, r बराबर 7 बट्टा 100 हो जाएगा। यानी कि r बराबर यहां से स्पष्ट कर लिया जाए तो हो जाएगा 0.07 हो गया। जबकि हमसे पहिया का व्यास पूछा है तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो r बराबर 0.07, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। यानी कि परिधि क्या हो गया, 0.14 मीटर परिधि हो गया। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस तरह के 600 रुपया की खरीद मूल्य वाली विक्रेता को कितने रुपया का लाभ होगा। ये जो है VBI है, VBI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का नैया हमको डोलाना है। कैसे नैया डोलेगी, तो 18 को खरीदा था 15 को बेचा, 18 को खरीदा था 15 को बेचा, यानी कि 3 गो का लाभ हुआ। 15 को बेचने पर 3 गो का लाभ हो गया, यानी 15 पर 3 का लाभ हुआ। तो 1 पर कितना का लाभ होगा, तो 1 पर 3 बट्टा 15 का लाभ होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो 600 पर कितना का लाभ होगा, तो 600 पर कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टा 15 गुना 600 कर दिया जाए। 15 चौका 60, 40 बार में कैंसिल हो गया, 40 दिया 120। तो 600 पर कितना का लाभ हो जाएगा, 120 का लाभ हो जाएगा। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूं, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 18 को खरीद के 15 को बेचा है तो 3 को बचाया है ना जी। जब 3 को बचा लिया, यानी 15 पर 3 बचा रहा, तो 1 पर कितना बचाएगा, 3 बटा 15 बचाएगा। तो 600 पर कितना बचाएगा यानी कमाएगा कितना, तो 120 कमाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एक दुर्ग में सेना के पास कुछ निश्चित दिनों के लिए रसद थी। एक दुर्ग में कितना सेना थे नहीं पता है। चलिए मान लिया जाए कि एम सैनिक थे, जो भी सैनिक थे एम सैनिक थे, और एम सैनिक के पास में डी दिन का भोजन सामग्री थी। रसद यानी भोजन सामग्री थी। क्लियर है। फिर आगे करें कि 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5 भाग पलायन कर गया, यानी कि चला गया। तो डी दिन का भोजन था, तो एम व्यक्ति ने तो डी दिन तक तो भोजन किया, तो एम व्यक्तियों के लिए कितना दिन का भोजन बाकी रह गया, तो डी में से टोटल दिन में से 10 घटा दिए, यानी कि एम व्यक्तियों के लिए D-10 दिन का भोजन अब रह गया। अब क्या कह रहा है कि पहले एम मैन था, अब इस एम मैन का 1/5 भाग चला गया, तो शेष बच कितना गया जी, तो शेष रह कितना गया, तो 4/5 एम रह गया।
1/5 कहने का मतलब टोटल 5 में से 1 गया है। m/5 भाग कहने का मतलब m/5 भाग कहने का मतलब टोटल 5 में से 1 गया है, तो 5 में से क गो रह गया, 4 गो रह गया, यानी कि 4/5 बाकी रह गया। अब इस भोजन को क्या कह रहा है कि 4/5 m जो है चला गया, और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन तक चल पाएगी जितने दिन पहले थी। तो पहले कितना दिन का रसद थी, तो पहले डी दिन का भोजन थी, तो अब रसद डी दिन तक ही चल पाएगी। यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आंसर होगा सामने होगा। तो चलिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m हो गया। 5m से हम डी में करेंगे तो हो जाएगा 5md माइनस 5m है, 5m से -10 में करेंगे तो हो जाएगा -50m हो गया। अब दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि इस भोजन को ये खाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4md हो गया, 4md और इधर 5md है, तो 5md से जब 4md घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर md बच गया, तो md बराबर कितना हो जाएगा 15m हो गया, और m से m कैंसिल हो गया, तो d बराबर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया 50 दिन का उसमें भोजन सामग्री कितने दिन तक थी, तो 50 दिन तक भोजन सामग्री थी। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है, वह शेष इतना रुपया बचाता है। तो उसका मासिक आय था कितना, ये तो नहीं दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी राशि नहीं दिया तो इसको दो तरह से बनाते हैं, एक रेशियो मेथड से बनाएंगे, एक डिटेल से बनाएंगे, लेकिन हम लोग प्योर बेसिकली मेथड से चलेंगे। बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपका हमेशा साथ देगा, हर प्रश्न में साथ देगा, कहीं भी आपको झुकने नहीं देगा, इसलिए प्योर बेसिक मेथड से आप बनाइए। तो उसका आय जो भी था, उसका आय क्या था, उसका मासिक आय क्या था हमको नहीं पता, उसका आय जो भी था x था। x आय का 40% वो भोजन पर खर्च कर लिया, तो शेष राशि बचा कितना, तो 40% जब खर्च किया तो ये x राशि जो भी था 100% था, और 100 में से जब 40 खर्च किया तो 60% बचा लिया। फिर आगे कह रहा है कि शेष राशि का 1/3, 1/3 कहने का मतलब 1/3 कपड़ा पर दे दिया, तो 1/3 तो कपड़ा पर खर्च कर लिया, 1/3 कहने का मतलब टोटल 3 में से 1 को खर्च किया, तो शेष बचाया कितना, 2/3 शेष बचा लिया। फिर आगे कह रहा है कि वह शेष कितना बचाता है, तो 600 रुपया वो शेष बचाता है। और आगे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, हमको यहाँ से जो भी मिलेगा, ये 60 दहा में 602 से कटेगा ये 5 बार में, और हो गया कितना, ये 300 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 5 1500 हो गया, x बराबर क्या हो गया 1500 हो गया। फिर देखिए आगे क्या बोला है, उसकी भोजन और कपड़ों पर किए गए खर्च का इतना भाग है, कौन 600 जो है भोजन और कपड़ा पर जो किया गया था इतना भाग है, उसकी मासिक आय क्या थी। तो दूसरा लाइन का हमको कोई विशेष जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहला लाइन से ही हमारा मासिक आय मिल गया, तो हम इसको मिलाएंगे क्यों, ये भोजन और कपड़े पर मिला करके जब चलेंगे तो डायरेक्ट क्यों ना हम यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है, ये आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है, ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब चाका के अंदर एगो चतुर्भुज है, चाका के अंदर एगो चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का धुआं धुआं कर दिया जाए। चलिए एबीसीडी है, एबीसीडी हो गया। इसमें विशेष रूप से दिया गया है कि डीबीए, यानी डीबीए, डी हो गया, बी हो गया, ए, डीबीए बराबर दे दिया कितना, चलिए डीबीए बराबर ये 50 दे दिया है, ये 50 दे दिया। एडीबी बराबर 33 दे दिया, एडीबी ये दे दिया मेरा 33 दे दिया, ये कितना दे दिया 33 दे दिया। अच्छा एक बताइए, ए बी और डी एक त्रिभुज हो गया, तो जब ये मेरा 50 है और ये मेरा 33 है, तो 50 और 33 कितना हो गया, तो 50 और 33 83 हो गया। ये पूरा 100 पूरा त्रिभुज होता है 180 डिग्री का होता है, तो जब दोनों मिलाकर 83 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 97 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना डिग्री का हो गया, 97 डिग्री का हो गया। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल, समूह कोण कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा। समूह कोण क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा। समूह कोण क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी मेरा सम्मुख कोण हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, कोण बी प्लस कोण
कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। सम्मुख कोणों का योगफल ही होता है 180 डिग्री। तो जब ये मेरा 97 है गुरुजी, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप ही बताइए ना। तो 180 में से 97 को घटाएंगे, 180 में से 97 को जब घटा देंगे तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 83 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। चलिए, ये नल है, भरने वाला नल है, ये भर सकता है 10 मिनट में, 10 मिनट में भर सकता है। फिर कह रहा है कि बी नल है, ये भी भरने वाला नल है, ये 15 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा नल पूर्णतः भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल इसे खाली कर सकता है कितना में, 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों, इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना यूनिट का वर्क है पहले निकाल लिया जाए। और वर्क कैसे निकलेगा, इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम हो गया मेरा 60, यानी कि इस पूरा प्रोजेक्ट में 60 यूनिट का वर्क है। अब तीनों नलों का क्षमता निकाल लिया जाए तो क्षमता कैसे निकलेगा, एलसीएम बट्टा टोटल काम, यानी टोटल एलसीएम बट्टा ए का काम करेंगे तो 60 बट्टा 10 इसका हो गया 6 यूनिट, 60 बट्टा 15 यानी इसका हो गया 4 यूनिट, 60 बट्टा 12 यानी इसका हो गया 5 यूनिट। ये ए और बी भरने वाला नल है, सी जबकि खाली करने वाला नल है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 60 यूनिट का वर्क है और 60 यूनिट वर्क में अब इस तीनों नलों का भागीदारी हमको देखना है, जबकि ए बी सी भरने वाला है, ए बी भरने वाला नल है और सी खाली करने वाला है, खाली करने वाला है। क्लियर है। ये 60 यूनिट का टोटल वर्क है। तो ए देखिए, 1 घंटा में ए 6 यूनिट भरेगा, 1 घंटा में बी 4 यूनिट भरेगा, जबकि सी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। तो 6 4 10 यूनिट हो गया। ए और बी 6 4 10 यूनिट भरा, जबकि सी क्या कर रहा है, 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया कि 6 4 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि 5 यूनिट मेरा 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है। 1 घंटा में, क्योंकि 6 4 10 तो भर रहा है, 10 भर रहा है, जबकि 5 क्या कर रहा है, ये खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटा में 6 4 10 भरा और 5 खाली कर दिया, यानी कि 1 घंटा में मात्र 5 यूनिट भरा है। तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा गुरुजी, तो हो जाएगा 12 घंटे का समय लग जाएगा। 12 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुत जल्द ही मैं मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, महा मैराथन। अब मैथ थर थर कांपेगा, कैसे कांपेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आप सभी के सहयोग से बहुत ही ऊपर जा चुका हूं। आप सभी का छोटा छोटा सहयोग से ये पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस फैमिली जो है बहुत ही आगे पहुंच चुका है। और अब आपको कहीं भी फी पे नहीं करने देंगे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाएंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। आप जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतना ही मैं हर हर महादेव का जाप करूंगा। तो महादेव हमको भेजेंगे कि जाओ बेटा इस बार रेलवे पार, तो रेलवे का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महादेव का आशीर्वाद लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में देखिए दे दिया गया है, अगला प्रश्न में दे दिया गया है डायग्राम हो गया। डायग्राम में क्या हो गया, सर्किल चार्ट हो गया। सर्किल चार्ट में क्या दिया गया है, डिग्री दे दिया गया है, डिग्री दिया है, यानी कि टोटल 360 डिग्री का होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें विशेष तौर से पूछा गया है कि एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खेल निधियों पर खर्च का विवरण दिया गया है कि विभिन्न तरह से खर्च होता है एक स्कूल में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दिया गया है कि खेलकूद एवं कला और शिल्प कला के खर्च का अनुपात क्या होगा। तो खेलकूद में कितना है, खेलकूद में कितना हो रहा है जी, खेलकूद में 120 हो रहा है, तो खेलकूद हो गया मेरा 120। कला और शिल्प कला में कितना है, तो 90 है, 90। दोस्तों जब रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट इसको वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, कहीं नहीं हिलना है। जब रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट वैल्यू उठाएंगे, परसेंटेज पूछेगा डायरेक्ट इसके वैल्यू से चलेंगे। डिटेल का चक्कर कभी नहीं लगाइएगा। रेशियो और परसेंटेज में जो आपका सर्किल चार्ट में दिया हुआ है, सर्किल चार्ट के अनुसार डायरेक्ट वैल्यू रखिए ना, काहे टेंशन लिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको काट देना है,
30 चौका 120, 30 तिया 90, कितना हो गया 4:3। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न में दिया गया है नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक नदी है और नदी के दोनों छोर हो गया, इस पर ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो अवनमन कोण जो है इसका 30 डिग्री का है और इसका अवनमन कोण जो है 45 डिग्री का है और ये पुल का ऊंचाई दे दिया गया है 2.5 मीटर का है। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है अकॉर्डिंग टू एकांतर कोण, क्योंकि जब जो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये 45, तो ये भी मेरा 45 हो गया। चलिए इसको नाम दे रहे हैं। चलिए ये मेरा ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्लियर है। वैल्यू पहले निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला से देखा जाए, फर्स्ट मेरा ए बी ए सी बी त्रिभुज से देखते हैं तो इसमें मेरा हो जाएगा क्या tan थीटा बराबर यानी tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा BC, यानी कि tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होगा, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा 2.5 × 1.732 होगा। इसको आगे हम बढ़ाएंगे। आगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या पॉइंट अभी छोड़ देते हैं, पॉइंट से कोई मतलब हमारा नहीं रहेगा। तो इसमें 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 का 0 5, 25 दिए 75 और 80 का 8 हो गया। 25 साते 175, 25 साते 175, 175 और 8 175 और 8 183 हो गया, 183 हो गया। अब हमको क्या बच गया है 18 बच गया है, 18 बच गया यहाँ पर। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 18 क्या हो जाएगा 25 एकम 25 और 18 43 हो जाएगा। यहाँ 43 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 3 गो पॉइंट और 1 गो पॉइंट, 4 गो पर पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री है। जब 45 डिग्री का एंगल रहता है तो लंब और आधार दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अब दोनों का यहाँ से क्या पूछा गया B से D तक, यानी कि हमको क्या निकालना है कि नदी की चौड़ाई निकालना है। तो नदी की चौड़ाई यानी कि BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD होगा। और इसमें जोड़ देंगे वैल्यू, क्या जोड़ेंगे 2.5 को हम जोड़ेंगे, 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6.83। तो BC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.33 था प्लस CD का वैल्यू 2.5 है बराबर। इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना मिल गया, जोड़ने के बाद मेरा मिल गया, हाँ जोड़ने के बाद आपको मिला है क्या, जोड़ने के बाद मिला है आपको 6.83 मीटर, 6.83 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न जो है दोस्तों ये RRB के बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका मेन है कि फिगर से बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं कि इसका फिगर कैसे होगा और किस रूप में बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि PQR त्रिभुज PQR है, इसमें फिगर बनाते हैं। इसका फिगर है मेरा त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है, दो बिंदु L और M क्रमशः भुजा PQ और PR, यानी कि PQ भुजा और PR भुजा पर L हो गया ये और M हो गया ये, ठीक है। L और M इस प्रकार है कि LM समानांतर है QR के, LM समानांतर है QR के, है ना, बिल्कुल है। फिर आगे दिया है PL बराबर 2, चलिए PL बराबर 2 दे दिया, LQ बराबर 6, LQ बराबर भी 6 दे दिया, PM बराबर 1.5, PM बराबर 1.5 दे दिया। अब क्या पूछा है MR का वैल्यू क्या होगा, MR का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसका आपको मैं थ्योरम बता दे रहा हूँ कि जब इस रूप में जब रहेगा तो हो जाएगा PL बट्टा QL बराबर हो जाता है PM बट्टा
RM के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका दोनों का अनुपात इसके दोनों के अनुपात के बराबर हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू फटाफट पुट किया जाए तो चलिए 2/3 हो गया और ये हो जाएगा 1.5 बाई, ये RM है ना, इसको हम x ले रहे हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएं, बाई 10 हो गया, 5 3 15, 5 दूना का 10 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 दूनी का 4, यानी कि 9 बटा क्या हो गया, 1.5 था ना जी, 2, ये सॉरी 6 है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 है मेरा, यहाँ पर 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूना 18 हो जाएगा ना, ये तो 18 हो गया। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, 4 5 20, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये थ्योरम को, ये जो थ्योरम मैंने आपको दिया, ये थ्योरम बहुत ही रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका वैल्यू है, और ये क्वेश्चन जो है RRB NTPC 2006, RRB NTPC 2021 और ग्रुप डी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन का जबरदस्त ये कलेक्शन है। इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। tan स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर A बट्टा कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। फिर इंटू साइन स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A बट्टा कॉस स्क्वायर A माइनस ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर A बट्टा कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A से कॉस स्क्वायर A कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर जिसमें मैच करेगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। दोस्तों ये ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ट्रिगोनोमेट्री को जबरदस्त महासंग्राम बैच जो रेलवे स्पेशल होगा, बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, जो बिल्कुल लाइव होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए दे दिया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। वह राशि 2 वर्षों में 2420 रुपया तथा 3 वर्षों में 2662 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या थी। तो पहले रेट परसेंट निकालेंगे कि रेट परसेंट उसका क्या था भाई। तो चलिए 2 वर्ष में इतनी थी और 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, तो 2420 को इसमें से जब घटाएंगे 2662 में से तो कितना हो गया जी, तो ये हो गया 242 रुपये का वृद्धि हो गया। तो 242 जो है यानी कि 2 वर्ष में इतनी थी और 2 वर्ष के बाद इतना बढ़ी है, तो 1 वर्ष में जो बढ़ी इतना हो गया। तो इसके लिए इस वृद्धि के लिए तो मूलधन का काम करेगा इसमें, तो मूलधन हो गया मेरा इतना हो गया 2420 हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 10 से 10, तो रेट प्रतिशत बराबर कितना हो गया, रेट प्रतिशत 10% हो गया। अब जब रेट प्रतिशत हो गया तो दोनों में से किसी एक को बना करके आराम से निकाल लेंगे। यानी कि 2 वर्ष में राशि 2420 हो जा रही थी, तो कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T। वैल्यू फटाफट पुट करेंगे तो 2420 बराबर हो जाएगा, P तो पता नहीं है, P हमको निकालना है, और 1 प्लस रेट क्या दिया है वहां से, रेट कितना है, हाँ रेट निकाल चुके हैं 10% है। रेट क्या है मेरा, तो रेट मेरा 10% है। रेट जब मेरा 10% है तो 10 है, यानी कि 110 हो जाएगा क्या। चलिए 110 बटा 100 करेंगे, पावर 2 बरस में हो रहा था, पावर 2 कर दिए, 10 से 10 कट करेंगे। और यहाँ पर आगे जब इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे जब, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यानी कि हो जाएगा 2420 बराबर हो जाएगा P गुना 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। इसको काटेंगे हम 20 बार में कट जाएगा, यानी कि P बराबर 20 100 वहाँ हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो ये CI था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था CI से। अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है कि एक फल विक्रेता को 9 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से आम बेचने पर 20% की हानि होती है। चलिए विक्रय मूल्य दे दिया गया है।
बिक्रैमुल दे दिया गया है तो बिक्रैमुल देखिए, जब बिक्रैमुल दे दिया गया है क्रैमुल निकालना है तो क्रैमुल बराबर हो जाता है बिक्रैमुल गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। जब प्रॉफिट रहता है तो जोड़ेंगे, लॉस रहेगा तो घटाएंगे। और बिक्रैमुल जब निकालना रहता है तो होता है बिक्रैमुल निकालना रहता है तो होता है क्रैमुल गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टा 100 हो जाता है। क्लियर है? ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस के लिए। दिया गया है कि 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% की हानि होती है। जब बिक्रैमुल दिया गया है तो कितना हो जाएगा 100/80 हो जाएगा। यानी बिक्रैमुल दिया रहेगा तो नीचे घटेगा जुटेगा, बिक्रैमुल दिया रहेगा तो नीचे घटेगा जुटेगा, क्रैमुल दिया रहेगा तो ऊपर घटेगा जुटेगा। तो ये हम क्रैमुल निकाल लिए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इस पर 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी ये तो क्रैमुल हो गया, अब इस पर 20% का लाभ लीजिएगा तो 120 में ना बेचिएगा जी। चलिए सॉरी 5% का लाभ लेना है। एक मिनट 5% का लाभ लेना है, यानी कि 5% में बेचेंगे। कितना बेचेंगे 105% में बेचेंगे। 100 से 100 गायब हो गया, 100 से 100 गायब हो गया। यहाँ पर आगे कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं तो ये 15 से कटेगा 16 बार में 15 से हो गया 100, 15 से 5 से कट गया 16 बार में 5 से कटेगा 21 बार में 21 नमा हो गया 189 बाई हो गया ये 16 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो काटने के बाद कितना मिला, ये काटने के बाद ये हो गया 1 हो गया 29 हो गया। तो यानी कि 11 इंटू 81 रुपीज पर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। पूरा कट करने के बाद 11.81 मिल गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया कि 3 अलग अलग घड़ियां अलार्म हर 2 घंटा 4 घंटा और 6 घंटा पर, यानी 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पर 6 घंटा के बाद बजती है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम हमारा ये बताएगा कि तीनों घंटियां जो है कितने घंटे के बाद एक साथ बजेगी। तीनों जो घंटियां है एक साथ कितने घंटे बाद बजेगी, तो 12 घंटे बाद एक साथ बजेगी। क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि घड़ियों को एक ही समय शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिन में एक साथ कितने बार बजेंगे, कितने बार अलार्म बजेगा 3 दिन में। तो एक दिन में 24 घंटा तो 3 दिन में 36 घंटा, 3 दिन में सॉरी एक दिन में 24 घंटा तो 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा मेरा 72 घंटा हो गया। 3 दिन में 72 घंटा हो गया। 12 घंटा पर एक बार बज रही तो 72 घंटे पर कितनी बार बजेगी, 72 घंटे पर कितनी बार बजेगी, 72 घंटे पर बजेगी कितनी बार, 6 बार बजेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है, चलिए ये और ये क्या है, पूरक कोण है। जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो ये पूरक होता है, ये पूरक कोण कहलाते हैं। और जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो ये समपूरक कहलाते हैं, ये समपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये पूरक दिया गया है तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा मेरा, दोनों का योगफल 90 हो गया। यानी कि 8x + 10 = 90। तो 8x = कितना हो जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस में जाएगा, ये हो गया 80। यानी कि x = कितना हो गया, x = हो गया 10, जो कि आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो चलिए यहाँ पर बिक्रैमुल हमारा 1056 दे दिया, बिक्रैमुल दिया रहता है तो नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी कि 100 बटा हो गया ये 88 हो गया। फिर आगे क्या कर रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जाने चाहिए ताकि 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ यानी कि 115% में बेचना चाहिए। क्लियर है, यहाँ से बहुत कुछ क्लियर है। अब चलिए 100 से 100 यहाँ कैंसिल कर दिया जाए, 100 से 100 कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर काटेंगे हम, ये पूरा कटेगा, ये पूरा कटने वाला डिजिट है। तो पहले इसको हम 8 से काटते हैं। तो चलिए 8 से काट दिया जाए 11 बार में, 8 से भी कटेगा, 8 एकम 8, 8 3 का
24 8 दूना 16, 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 12 में कट गया। अब क्या बच गया, जो बच गया मल्टीप्लाई कर देंगे, 115 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 का 0 6, 12 6 18 का 8, 1 12 1 13, यानी कितना हो गया 1380 रुपया में वो क्या करेगा, 1380 रुपया में बेचेगा, ताकि 15% का लाभ हो जाए। तो क्रैमुल और विक्रैमुल का फॉर्मूला मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमित अपने घर से अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। दोस्तों, इससे जो पहले मेरा प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपको मिल रहा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि बार बार ये प्रश्न मिलने का पीछे रीजन एक चीज है कि ये प्रश्न बार बार रेलवे ने पूछा है। तो जब बार बार पूछा है तो आज इसका हुलिया खड़ा कर देंगे। क्या करेंगे, आज इसका हुलिया खड़ा करेंगे। कैसे खड़ा करेंगे कि आज इसको हम नोट करेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में नोट करने वाले हैं कि आज के बाद ये नहीं छूटेगा, तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है ठीक है T1 + T2। समय जब पहले यहाँ पर दिया है और यहाँ पर बाद में दिया है, जब समय अपोजिट रहेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ भी पहले दिया है यहाँ भी पहले रहेगा तो घटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला में हमको मिल चुका है। अब इस फार्मूला पर वैल्यू रखेंगे। तो पहला क्या है मेरा x, यानी कि पहला चाल हो जाएगा 4। दूसरा चाल मेरा क्या दिया है, चलिए दूसरा चाल मेरा 3 दे दिया गया है। समय देखा जाए T1 + T2, T1 क्या है 10 मिनट और ये 10 मिनट, हो जाएगा 20 मिनट। ये कि 4 - 3 हो जाएगा 1/60 करेंगे, बट्टा 60 हम इसलिए करेंगे कि समय का यूनिट मिनट में दिया है, तो घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 20 यहीं 60, 3 से 3 हो गया। दूरी मेरा मिल गया 4 किलोमीटर। दूरी क्या मिल गया, तो दूरी मेरा 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये, और ये प्रश्न को मैं देखूंगा कि दो पास से एक बार फेंके जाते हैं तो दोनों पर अंकों का योगफल क्या होगा, 10 होने की प्रयोजकता क्या होगी। तो P बराबर, यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P बराबर क्या होता है, NS होता है। दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आपसे छूट रहा है तो कतई या ना कतई आप देरी कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर प्रोबेबिलिटी का 4 पार्ट जबरदस्त तरीके से डाला गया है, जिसका समर्थन आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त दिया है। उसका व्यूअर संख्या भी आपके चलते, आपकी मेहनत के बदौलत उसका व्यू संख्या भी बहुत अच्छा हमको मिला है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, जब पासा फेंका जाए तो NS क्या होगा, तो एगो पासा फेंकेंगे 6 के पार 1, यानी NS हो जाएगा 6। 2 पासा फेंकेंगे 6 के पार 2, यानी NS हो जाएगा 36। तो NS तो मेरा 36 हो गया। चलिए NS से हमारा कुल घटना होता है। अब घटना कैसे घटाना है, 10 का योगफल होना चाहिए। तो पहला पासा पर अगर हम 4 लेंगे तो दूसरा पर 6, 6 4 10 हो गया। पहला पासा पर 5 आएगा, दूसरा पर भी 5 आएगा तो 10 होगा। पहला पासा पर 6 आएगा, दूसरा पर 4 आएगा तो 10 होगा। और कुछ होगा क्या, अब कहीं नहीं होगा, अब कहिएगा कि 5 5 नहीं, 5 5 ले चुके हैं। रिपीट अंक कभी नहीं होगा, यानी कि कितना आएगा अंकों का योगफल, 10 कितना बार आएगा, 2 पासे पर अंकों का योगफल मात्र 3 बार आएगा। तो 3/36 यानी कि 1/12, 3/36 यानी 1/12। तो लूट लो मजा एकदम। बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन आज मैं आपको दे चुका हूं, ये मजा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। एकदम मजेदार कलेक्शन है दोस्त, एकदम जम करके पढ़िए, जम करके बनाइए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि नल ए और नल बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए, तो देखिए ए जो है 4 घंटा में भरता है, बी जो है 6 घंटा में भरता है। तो इस पूरा प्रोजेक्ट में कितना यूनिट का वर्क है, एलसीएम हो गया 12। एलसीएम का थ्रू निकालते हैं तो ए का क्षमता निकालते हैं, तो ए का क्षमता हो जाएगा 3, एलसीएम बट्टा 4 हो जाएगा ए का क्षमता, एलसीएम बट्टा 6 हो जाएगा बी का क्षमता। इसका हो गया 3, इसका हो गया 2। इस प्रोजेक्ट में टोटल 12 यूनिट का वर्क है।
पहले ए आया फिर बी आया, पहले ए आया फिर बी आया, ए आया बी आया, इस रूप में अल्टरनेट कार्य करना है और टोटल 12 यूनिट का वर्क है। तो ए आया पहले घंटे में तो 3 यूनिट वर्क किया क्योंकि इसकी क्षमता 1 घंटा में 3 यूनिट का है। फिर बी आएगा तो 1 घंटा में इसका क्षमता 2 यूनिट का है, तो 3 2 5, फिर ए आया 3 किया, फिर बी आया 2 किया, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 घंटे का वर्क हो चुका है। 4 घंटा वर्क में कितना यूनिट का वर्क हुआ? 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 यूनिट का वर्क हुआ है। टोटल 12 यूनिट का वर्क है, तो शेष कितना यूनिट बच गया? 2 यूनिट का वर्क बच चुका है। 12 किसका है? टोटल 12 यूनिट का वर्क करना है हमको, 10 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट शेष है। और क्षमता और 12 किसका है? ए का, तो ए का क्षमता 1 घंटा में कितना का है? 3 यूनिट का है। ए का क्षमता 1 घंटा में 3 यूनिट का है और काम कितना है? 2 यूनिट काम है। अब यहां से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको ध्यान क्या देना है कि दोनों का, यहां से एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक इस चीज का हो रहा है, मिस्टेक इस चीज का हो रहा है कि ए का जो क्षमता था, क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ से उल्टा ले लिए हैं, यानी कि ए का जो क्षमता था, ए का क्षमता 6 था और बी का क्षमता 4 था। ए का कार्य था, चलिए यहीं से यहाँ से फिर से देखते हैं। ए का कार्य जो है मेरा 6 घंटे का है और बी का जो कार्य है ये 4 घंटे का है। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा बताएगा कि इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने यूनिट का वर्क है। तो इस पूरा प्रोजेक्ट में 12 यूनिट का वर्क है। अब दोनों का हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर हो जाता है एलसीएम बट्टा ए का टोटल काम, यानी कि 12/6 होगा। ए का क्षमता हो गया 2 अनुपात, 12/4 हो गया, बी का क्षमता हो गया 3 अनुपात। तो ए और बी का दोनों का क्षमता हम निकाल चुके हैं। यहाँ से एरर इस बात का लेकर के हो गया था कि वहाँ डिजिट हम अपोजिट ले लिए थे, जिसके कारण अनबैलेंस हो गया। अब यहाँ पर दिया है कि दोनों ने बारी बारी से करा है, अल्टरनेटिव वर्क चल रहा है, यानी कि ए आया फिर बी आया, ए आया बी आया, ए आया बी आया, इस रूप में वर्क चल रहा है। तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा बी करेगा, ए करेगा, इस रूप में कार्य होगा। तो ए का क्षमता है 2 यूनिट का, आने का मतलब 1 घंटा में ए जो है 2 यूनिट का वर्क करेगा और बी का क्षमता है 3 यूनिट, यानी कि 1 घंटा में बी 3 यूनिट का वर्क करेगा। तो पहले ए आया यानी 2 यूनिट का वर्क किया, फिर बी आया यानी कि 3 यूनिट का वर्क किया, फिर ए आएगा 2 यूनिट, बी आएगा 3 यूनिट, तो 3 2 5 5 10 यूनिट हो गया। फिर ए का बारी है 2 यूनिट ये करेगा, तो टोटल कितने घंटे का समय लग गया? तो टोटल यहाँ पर कार्य समाप्त होने में 5 घंटे का समय, एग्जैक्ट 5 घंटे में पूरा वर्क डन हो गया। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, तो ए मान लिया जाए कि पहली संख्या है। चलिए ए का हम ले लेते हैं 5% प्लस दे दिया गया कि बी का 4% का ये जो योग है, ये योग के बारे में क्या कहा है कि पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 कौन है? ये है 2/3 ये है। अगर 2/3 हम इसको करते हैं तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा और यहाँ से हम रेशियो से वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 15, ए प्लस 4 3 12, बी बराबर हो जाएगा 2 से इसमें कीजिए तो 12, ए बराबर हो जाएगा 16 बी। ए वाला वैल्यू एक साइड करेंगे तो यहाँ पर 12 जब आकर के 15 से घटेगा तो हो जाएगा 3, ए बराबर जब बी आकर के 16 से घटेगा कितना हो जाएगा 4b, यानी कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा तो 4:3 हो जाएगा। 4:3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों जब परसेंटेज से संबंधित इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि 2 संख्याएं हैं तो वैसा प्रश्न का सॉल्यूशन जब भी निकालेंगे वो रेशियो के माध्यम से ही, उसका कैलकुलेशन पूरा रेशियो के माध्यम से ही संभव हो पाएगा और वो रेशियो हम इस रूप में बनाएंगे, प्योर बेसिक मेथड से बनाएंगे। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न ये रेशियो से दे दिया गया मध्यानुपाती। मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती होता है और एक प्रश्न नहीं मैं 3 प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे जब कहीं भी ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मध्यानुपाती बराबर हो जाता है √a/b। फिर आगे आपसे पूछेगा तृतीयानुपाती, क्या पूछेगा? तृतीयानुपाती पूछेगा तो तृतीयानुपाती बराबर होता है b² a। फिर आगे क्या होता है? चतुर्थानुपाती।
आगे होता है चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती बराबर हो जाता है बी गुना सी बाई ए। तो तीनों क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। एक बार मैं आपको बता दिया, अब 1000 बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये भूलना नहीं है, ये बांस घाट तक इसको भूलना नहीं है, ये हमेशा आपका साथ देने वाला है। तो हमको क्या निकालना है, मध्यानुपाती किसका किसका, 18 और 12 का मध्यानुपाती। तो रूट अंडर 18 गुना 12 तो 18 वाठी 144 हो गया। और 144 का वैल्यू क्या होता है सर जी, तो 144 का वैल्यू सर जी 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होता है। तो मैं टोटल 25 प्रश्न आपको दे चुका हूं। और ये मेरा सेशन कैसा लगा आपको मात्र एक कमेंट करके बताना है कि हाँ सर जी आपका जो सेशन है कैसा है, इसमें हमको क्या सुधार करना है, किस तरह के और प्रश्न मैं लाऊं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।